नमस्ते भाई, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अब हमारे सारे टीचर्स का मैंने इंट्रो करा दिया है। अब सब्जेक्ट स्पेशल यानी कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाना है, हर टीचर का अलग अलग इंट्रो होना है। तो आज इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का इंट्रो प्रोवाइड कराऊंगा और उसके बाद हमारे जितने भी सारे टीचर हैं वो आपको अलग अलग अपना अपना इंट्रो देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या है कि हाई स्कूल और इंटर बोर्ड का सिलेबस क्या है, हम सबसे पहले उसको जानेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हम कुछ डेमो आपको देंगे ताकि आपको मेरे ऊपर भरोसा हो सके कि मैं आपको पूरे साल कैसे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग से शुरू से हमारा केवल बस एक ही बात मैंने आपको बार बार बोला है कि हम इन चीजों पे बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे कि आपको बस थोड़ा सा पढ़ा दिया और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बता दिया और फिर निकल गए। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। हम आपको पूरा डीप एक्सप्लेनेशन देंगे हर टॉपिक का, जिससे आपको ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन वाली बिल्कुल फीलिंग आए। क्योंकि ये जो मेरे भाई हैं, ये जो मेरे दोस्त हैं, मेरी बहनें हैं, इन सभी का बस एक ही डाउट होता है कि सर हम ऑनलाइन पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब बारी आती है एग्जाम में क्वेश्चंस को लिखने की, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो ये हमसे नहीं हो पाता। तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ लगा है और भरोसा रखना मेरे दोस्त, अगर आप मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ही चलते रहे तो फिर यकीन मानिए कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस पूरा डीप एक्सप्लेनेशन करा दूंगा। मतलब ऐसा पढ़ा दूंगा कि एक बार पढ़ लिया फिर किसी और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको ये डेमो देंगे और सिलेबस समझाएंगे और उसके बाद में इसका फीडबैक आप कमेंट में जरूर दीजिएगा ताकि हमको ये समझ में आए कि आप वही उड़ा उड़ा के पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर आप मेरे साथ जुड़ के लॉन्ग टाइम तक का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, मतलब सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन आजकल के बच्चे सबसे ज्यादा शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन मैं यूट्यूब चैनल बनाते ही ये चीज प्रण लिया था कि मैं स्टार्टिंग से ही बच्चों को बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो तो चाहे वो 50,000 घंटे हो जाए, मुझे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। 50,000 बच्चे जुड़े लेकिन ये 50,000 बच्चे ये कह सके कि इंग्लिश हमने सुशील सर से पढ़ा है, मैथ हमने आनंद सर से पढ़ा है और उसके बाद में हिंदी हमने आनंद सर से पढ़ा है और साइंस हमने अरुण सर से पढ़ा है। तो इन्होंने हमको ऐसा पढ़ाया है कि कोई कहीं से भी पूछ ले हम बता सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ अपने ऑफलाइन क्लास में एक एक टॉपिक को चाहे इंग्लिश का है तो नाउन पढ़ा रहा हूँ तो मैं 15 क्लासेस में खत्म करता हूँ। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं 15 क्लास में यहाँ पे भी खत्म करूँ। बिल्कुल उड़ा के हवाबाजी वाली पढ़ाई आपको मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो आप टाइम बिना वेस्ट करते हुए चलो हम आपको समझा रहे हैं। पहले सिलेबस समझेंगे फिर उसके बाद मैं आपको डेमो दूंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चे हमारा सिलेबस क्या है, मैं आपको पूरे साल क्या क्या चीजें पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको ये चीज बताऊंगा। देखिए सबसे पहले ये हमने बेसिक सिलेबस को ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बेसिक में अल्फाबेट हो गया, फिर उसके बाद में सेंटेंस हो गया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बच्चों को इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। बट ये जो सिलेबस है हमारा, ये पहले सिलेबस समझते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें भी मैं आपको कराऊंगा। देखिए जैसे क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक सिलेबस को किसमें कैटेगराइज किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज किया है। क्योंकि आप समझ सकते हैं बचपन से ही हमको पढ़ा दिया जाता है कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, लेकिन उसको हमें डेफिनेशन हटा दिया जाता है। अभी मैं सारी असलियत बताऊंगा। जैसे कि क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको नाउन का डेफिनेशन पढ़ा दिया जाएगा। हर कुत्ता होता अपनी गली में, किंग नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, है ना, ये चीज आपको पढ़ा दिया जाता है। यानी कि पूरे साल ये पढ़ाया जाएगा और प्लस इसके 5 टाइप्स बता दिए जाएंगे। प्रॉपर नाउन, अप्रॉपर नाउन को पढ़ा दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को पढ़ा दिया गया जातिवाचक संज्ञा, और हिंदी में इसका डेफिनेशन लिखा दिया जाता है। भाई हम हिंदी व्याकरण थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उसकी तरह फीलिंग आनी चाहिए। तो नाउन का क्या करा दिया जाता है डेफिनेशन और 5 टाइप, प्रोनाउन का डेफिनेशन और ज्यादा से ज्यादा टाइप, और वर्ब का केवल डेफिनेशन हटाया जाता है पूरे साल। एडजेक्टिव का भी हटा दिया गया तो हटा दिया गया, नहीं उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते हैं वेटेज खत्म हो जाता है और हमको स्कूलों में कुछ भी इस तरह से नहीं सिखाया जाता। बट मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो पढ़ा दिया एक बार समझो खत्म। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एक चीजें सारी समझाऊंगा। आगे देखते पहले सिलेबस क्या है। मैंने क्या बताया कि ये चीज को मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने सबसे पहले कैटेगराइज किया है बेसिक सिलेबस में। किसमें कैटेगराइज किया है, बेसिक सिलेबस में। ठीक है, और उसके बाद बेसिक मैंने आपको और बताया कि और चीजें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा।
फिर उसके बाद में ये एडवांस का सिलेबस है। एडवांस का मतलब हाई स्कूल और इंटर के लेवल से एडवांस है, बाकी कोई बहुत बड़ा एडवांस टॉपिक ये नहीं है कि सर ये तो एडवांस नाम सुन के ही हमको डर लग गया। नहीं, ऐसी बात नहीं मेरे भाई। ये केवल और केवल हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में जो थोड़े एडवांस टॉपिक पूछे जाते हैं, मैंने इस पेज में आपको ये चीज मेंशन किया है। अब इसमें क्या क्या चीज आता है एडवांस में? टेंस, वॉइस, नरेशन, पंक्चुएशन और रीऑर्डरिंग। अब इसमें पंक्चुएशन और रीऑर्डरिंग जो है ये केवल और केवल हाई स्कूल में पूछा जाता है। पंक्चुएशन पूछा जाता है 2 नंबर का और रीऑर्डरिंग पूछा जाता है 1 नंबर का। और उसके बाद नरेशन हाई स्कूल में भी 2 नंबर का आता है, इंटर में भी 2 नंबर का आता है। वॉइस हाई स्कूल में भी 2 नंबर का, इंटर में भी 2 नंबर का। और टेंस हाई स्कूल में आता है 4 नंबर का यानी पैसिव ट्रांसलेशन, और इंटर में पूछा जाता है 5 नंबर का। उसके अलावा भी हाई स्कूल में ऑब्जेक्टिव में करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हाई स्कूल में आता है 10 नंबर का यानी 7 नंबर आता है आपका डिस्क्रिप्टिव, और यानी 3 नंबर का जो आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और यही इंटरमीडिएट में आता है ये 15 नंबर का। फिर उसके बाद में राइटिंग सेक्शन पे आते हैं तो आपके आते हैं लेटर और आर्टिकल। क्या क्या? लेटर और आर्टिकल। लेटर आता है आर्टिकल और लेटर ये दोनों इंटर पे 10-10 नंबर के आते हैं। लेकिन यही जब बात करें हाई स्कूल में तो लेटर या एप्लीकेशन 4 नंबर का आएगा, और इंटर उसमें ये जो आर्टिकल है ये कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस। और वोकैब इंटर में तो लगभग लगभग 12 से 13 नंबर या 10 से भी कभी कभार 10 से प्लस ही होता है, कह सकते हैं कि 11 से 13 मान लीजिए, 11 से 13 नंबर का आता है वोकैब। सोचो अब इस वोकैब का वेटेज कितना ज्यादा है। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं बीइंग ए टीचर और फिर बीइंग ए स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था उस टाइम पे हम लोग भाई इन सभी टॉपिक का नाम ही नहीं सुने होते थे। जैसे ये टॉपिक हमारे हैं जो एक्स्ट्रा क्लास यानी सिंटैक्स, मैंने 12th में नाम ही नहीं सुना था। मतलब ऐसे हम लोगों का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हो गया था। फिर उसके बाद में सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन मैं आपको एक एक चीज ऐसे पढ़ा दूंगा कि मतलब आपको ऐसा कोई चीज होगा ही नहीं कि सर हमने ये सुना ही नहीं। आप सुनेंगे भी, आप सॉल्व भी करेंगे, आप क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, ठीक है, लगाएंगे क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। मतलब पहले तो मैं आपको पूरा डीप एक्सप्लेनेशन करूंगा, फिर उसके बाद में उसमें क्या तरीके हैं, क्या अप्रोच है कि क्वेश्चंस को हम जल्दी समझ पाए, हमारे दिमाग में छप पाए। क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको दिमाग में सॉल्व करने होते हैं और उसके बाद में तब अप्रोच अपना लगाना होता है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन क्लास 12th में ये माने जाते हैं। अब आप सोचिए कि ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आते। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लास 10th लेवल का चीज आता है, बट ये 11th 12th का आप देखते होंगे कि मैथ में भी यही हाल है कि 11 12 का जैसे इंटीग्रेशन और मैथ में सारे टॉपिक हैं, ये सारे उसमें नहीं पूछे जाते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वैसे ये इंग्लिश का सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो टॉपिक ऐसा है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता सिवाय टीजीटी और पीजीटी के, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं क्लास 12 का जो सिलेबस है वो कितना ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है। वोकैब देखिए, वोकैब तो पूरा आप एकदम एसएससी के जैसे बनाने लगा है। इंटरमीडिएट के पेपर में मतलब जबरदस्त लेवल पेपर का बनता है इंग्लिश का। और इस बार मैंने देखा क्लास 10 और क्लास 12 दोनों ही पेपर अच्छे थे। 10th थोड़ा इजी था बट 12th का पेपर जो था वो अच्छा था। तो आप अगर आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट अप्रोच से पढ़ना है, तो आपको स्मार्ट टीचर से जुड़ना होगा, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस। अच्छा, ये मार्क्स मैंने आपको भी बताया। सिंटैक्स आता है 2 नंबर का, सिंथेसिस आता है 2 नंबर का, और ट्रांसफॉर्मेशन आता है 2 नंबर का। अब देखा जाए ना तो लगभग लगभग 15 से 20 क्लास आपका यही लगेगा, 15 से 20 क्लास आपका यही लगेगा। सोचो सर 15-20 क्लास केवल 2 मार्क्स के लिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो 2-2 नंबर की आगे तब जाके आपका 100 नंबर नहीं बनता है। और इंग्लिश के पेपर में वैसे भी लोगों का कम मार्क्स इसीलिए आता है क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। 30 वाला जो मिलता है ना इंटर में वो नहीं मिलेगा, आपको 100 में से 100 लिखना पड़ेगा। तो अब आप सोचिए अगर आप एक एक क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे सीधा 70-80 पे आके गिरेंगे, तो कोई आपके रिजल्ट की वैल्यू नहीं रह जाएगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो ये नहीं कि मैं कोई इंडिविजुअल टॉपिक जिसमें ट्रिक बन गया उसको लाके यूट्यूब पे डाल दिया और जिसका ट्रिक नहीं बना उसको न डालूं। मैं सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक तो मैं अपनी सीट से पढ़ाऊंगा, अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक की मैं आपको सीट दूंगा, उसका प्रैक्टिस सीट दूंगा और प्लस उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। और उसके बाद में ये तो रही सीट की बात।
अब कोई बच्चा, मैं ये कह रहा हूँ कि शीट तो सॉल्व हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मेरी बनाई हुई होगी और पढ़ाया भी मेरा होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब कुछ बच्चों का डाउट ये आता है कि सर हमारे स्कूल में कोई जवाहर की किताबें चल रही हैं, हमारे स्कूल में इसके एक्सीलेंट की किताबें चल रही हैं, मतलब तमाम सारे पब्लिकेशंस की किताबें चलती हैं, तो बच्चों के क्वेश्चंस वहां से सॉल्व नहीं होते। अगर आप मेरी शीट पढ़ लेते हैं तो सारा क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप नहीं पढ़ना चाहते इस तरह से, तो आप कमेंट में ये मैसेज जरूर करिएगा कि सर आप हमें ये चीज पढ़ा दीजिए, हमारा ये क्वेश्चन है, हमारा ये बुक है, आप हमारे इस बुक से पढ़ा दीजिए। तो मैं इसके अलावा, अपनी शीट के अलावा, एक बच्चे का कमेंट, किसी एक बच्चे का कमेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर एक बच्चा भी कमेंट कर देता है कि सर आप ये टॉपिक पढ़ाइए और इस बुक से पढ़ाइए, तो भाई उसके लिए चाहे मुझे 20-30 वीडियो एक्स्ट्रा बनाना पड़े, उस केवल एक बच्चे के लिए, मैं उस एक बच्चे को सिखाऊंगा नहीं, उसके लिए मैं 30-40 वीडियो और लेके आ जाऊंगा, उसकी पर्टिकुलर बुक को लेके, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। मतलब मैंने क्या कहा, जैसे ऑफलाइन हमारे सारे टीचर्स होते हैं कि हम किसी भी पब्लिकेशन से क्वेश्चन पूछे तो वो बताते हैं, तो वैसे मैं भी आपका भाई, आपका मेंटर हर तरह से कोशिश करूंगा कि आपको मेरे से जुड़ने से कभी निराशा ना हो लगे। हाँ यार, कि लाइफ में कोई जुड़ा था जिसने हमारी जिंदगी को इतना आसान बना दिया, एजुकेशन लाइन में, मतलब हमारा ऐसा साथ दिया ना। होता है ना कि अर्जुन वही बन सकता है, अर्जुन वही बन सकता है जिसके रथ पे आगे उसका सारथी श्री कृष्ण। तो भाई हम लोग तो उस काबिल नहीं है, लेकिन एजुकेशन के रूप में, एजुकेशन के फील्ड में हम श्री कृष्ण बनने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जितना हमारे से हो सकेगा हम उतना करेंगे। बाकी भगवान तो भगवान है, उनका कंपेयर किसी से नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ, एजुकेशन फील्ड में मैं श्री कृष्ण बन के और आप अर्जुन बन के मेरे साथ युद्ध करिएगा। क्योंकि एक कहावत है ना कि युद्ध, ये 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं उससे मैटर नहीं करता। कौरव 1000 लोग थे, पूरा उनकी टीम थी, सब कुछ था, लेकिन वो नहीं जीते। जीते कौन? 5 पांडव। क्यों? क्योंकि अर्जुन के रथ पे भगवान श्री कृष्ण सवार थे। तो सब तरफ भाग के आपको कंटेंट नहीं ढूंढना है, आपको बस केवल एक पे, अपने सच्चे सारथी पे भरोसा करके चलना है। ठीक है भाई, चलते हैं। अब ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया, अब आपको मैं डेमो दे दूं, ठीक है, ताकि आप समझ सकें कि हमारे टीचर ऐसे हैं, हमको पूरे साल कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच है। अब पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब मैं आपको समझा दूं। देखिए, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चों से पूछे कि बच्चे ये बताना कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। तो वो सर कहता है कि सर पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पोजीशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ऐसे बता देंगे। लेकिन मैं ये नहीं पूछा कि कितने होते हैं, मैंने ये पूछा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, चलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, स्पीच का मतलब क्या होता है? बोलना। स्पीच का मतलब क्या होता है बच्चे? बोलना। ठीक है, और पार्ट्स का मतलब होता है भाग। भाग यानी कि ऊर्जा, भाग यानी कि ऊर्जा। कैसे? हमने कोई स्पीच बोला, जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो, जो सेंटेंस मैंने बोला तो उसमें आई का इस्तेमाल किया, एम का इस्तेमाल किया, टीचिंग का, यू का और इंग्लिश का। तो इसमें छोटे छोटे एस्पेक्ट्स मिला के तब एक सेंटेंस बना। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इन्हीं से मिलकर तो एक स्पीच बना। और इस स्पीच में जो ये पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया, इसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो मैंने एक सेंटेंस बोला, आपका ज्यादा टाइम ना लॉस हो। आपने देखा होगा कि पूरा जब सेंटेंस पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे सेंटेंस बने होते हैं, ऐसे कई सारे सेंटेंस बने होते हैं, और उन सभी सेंटेंस में छोटे छोटे एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पीच में यूज होने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब, अगर ये तो था किताबी ज्ञान, अब हम अगर बात करें तो भैया देहाती में इसको हम क्या बोलेंगे? बिरयानी। क्या बोलेंगे? बिरयानी। अच्छा, बिरयानी क्या होता है? हम गाँव के लोग यार, हमको ये सारी बातें नहीं समझ में आती है। यार ताड़ी जानते हो? ताड़ी, हाँ सर ये तो पता है ना? मुंह में पानी आया ना? हाँ आया। अब देखो, ताड़ी में कौन कौन सी चीज का इस्तेमाल होता है? तो आप कहेंगे सर चावल का इस्तेमाल होता है। हाँ सर। पानी का इस्तेमाल होता है। हाँ सर। आलू का इस्तेमाल होता है, सोयाबीन का, नमक का, मसाले का, मटर का और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। आप जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं आप वो कमेंट में बताना कि आपके यहाँ ताड़ी में क्या क्या पड़ता है। भाई और बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, लेकिन इतना चीज मैंने बताया जो कॉमन है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर बिरयानी में तो सबसे ज्यादा चावल पड़ता है। हाँ भाई, सबसे ज्यादा चावल पड़ता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर पानी भी पड़ता है।
अरे मेरे भाई पानी किसके हिसाब से पड़ता है? तो आप कहेंगे सर चावल के हिसाब से पड़ता है। किसके हिसाब से? चावल के हिसाब से। तो वैसे ही हमारे इस पार्ट ऑफ स्पीच में, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पूरा क्या है? एक बिरयानी है। और ये बिरयानी कैसे बनता है? ये बिरयानी इन 8 इंग्रेडिएंट से मिलता है। 8 इंग्रेडिएंट ये हमारे क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। मतलब इन्हीं 8 का इस्तेमाल होके दुनिया में कोई सी भी इंग्लिश बोली जाती हो, बस यही 8 चीजें, इसके अलावा इंग्लिश में कुछ है ही नहीं है। बस यही आपको पूरे इंग्लिश में पढ़ना होता है। अब ये क्या करते हैं बच्चे, स्किप करके बस इंग्लिश में 3 चीजें पढ़ते हैं, टेंस, वॉइस और नरेशन। उनको लगता है उन्होंने इंग्लिश सीख लिया, बट अगर ये नहीं सीखा इंग्लिश में तो कुछ नहीं सीखा। इसलिए मैं बहुत आराम से बच्चों को सबसे पहले यही पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे मेरे से पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भाई बहुत डीप पढ़ाने वाला, बहुत आराम से पढ़ाने वाला टीचर हूँ। ठीक है? क्योंकि एक कहावत है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि बच्चे मैं कोई बात यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखता, मैं सीधा तुम्हारे दिल पे लिखता हूँ। कहाँ पे? ठीक है? तो हमने ये कहा कि ये हमारी पूरी बिरयानी है, ये पूरी बिरयानी, और ये बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इन इंग्रेडिएंट्स में चावल कौन है? हमारा नाउन। क्या है? नाउन। अभी हमने इसको नाउन क्यों कहा चावल, अभी समझ में आएगा आपको। चावल के हिसाब से ही पानी पड़े, नमक पड़े, सब कुछ चावल के हिसाब से पड़ता है। तो ये जितनी भी चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी वो सारे के सारे नाउन के हिसाब से ही इस्तेमाल होंगी। नाउन के हिसाब से प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, नाउन के हिसाब से वर्ब इस्तेमाल होता है, नाउन के हिसाब से एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। मतलब सब कुछ नाउन के हिसाब से ही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बहुत डिसबैलेंस होती हैं, बट उसमें भी नाउन का रोल होगा ही होगा। चलिए, तो हमने इसको क्यों कहा आगे समझते हैं, चावल क्यों कहा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नाउन क्या है। नाउन हमको डेफिनेशन पढ़ाया गया था बचपन में, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बट हमने रट लिया था, लेकिन हमको वो सारी चीजें समझ में नहीं आई थी। हम आपको समझा रहे हैं कि ये क्या होता है। लेकिन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। अब पर्सन में दुनिया के जितने भी पर्सन है सब आ गए। अब चाहे मैं हूँ सीधा दो, या फिर आप हैं, आपका जो भी नाम हो, आप किसी के भाई होंगे, किसी के दोस्त होंगे, किसी के बेटे होंगे, है ना। तो इस तरह से ये भाई, दोस्त, बेटा, ये जो नाम है ये पर्सन का ही नाम है, चाहे जिस तरीके से लिया गया है। आई समझ में? हमने कहा चोर, तो चोर नाम सुन के पता चला कि सर ये तो पर्सन को किसी को कहा गया है बात सही ना। फिर हमने कहा सर प्राइम मिनिस्टर, तो ये प्राइम मिनिस्टर नाम सुन के दिमाग में तुरंत घंटी बजी टन मुझसे, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंसान का ही एक तरह से नाम है। तो इंसान का नाम चाहे जिस तरह से लिया जाए वो क्या है? नाउन है। तो कहने का मतलब हम, आप और देश में जितने भी आदमी दिख रहे हैं, इनका नाम चाहे जिस तरीके से लिया जाए वो क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। फिर नाउन द नेम ऑफ ए पर्सन बता दिया। प्लेस में हम लोग किताबों में पढ़ते हैं आगरा, कानपुर, दिल्ली, है ना, ऐसा पढ़ते हैं। बट यार हम आप जिस जगह से जुड़े हैं, गोंडा, यूपी, है ना, कानपुर, आगरा, फिर उसके बाद छोटे छोटे जो हमारे गांव हैं, हमारे मामा का घर, आपके मामा का घर, है ना, हमारे बुआ का घर, आपके बुआ का घर, ये जो गांव है ये सब क्या जगहों के नाम ही तो है। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है गोंडा है, तो ये गोंडा क्या है? जगह का ही तो नाम है। तो जगह का नाम चाहे जिस तरह से ले लिया जाए वो भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। प्लेस, फिर क्या होता है? एनिमल। अब एनिमल में जितने भी चीज है, जैसे हमने कहा क्रो, क्रो मींस कौवा। अब कौवा किसका नाम है? एनिमल का नाम है। फिर हमने कहा स्नेक, स्नेक मतलब सांप, सांप। फिर उसके बाद में नाउन हो गया। फिर क्या कहते हैं हम? पैरट, पैरट मींस तोता, आंट मींस चींटी, है ना, एलिफेंट मींस हाथी, लायन मींस शेर, जंगल का शेर, है ना। कैसे भी हो, बट ग्रामर की भाषा में सब कोई नाउन ही है। ठीक है? और फिर उसके बाद थिंग में जो कुछ बची चीजें हैं सबके सब किसमें आ गई? थिंग में। जैसे मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मार्कर नहीं, स्टाइलर है। मार्कर के बेइज्जती मत करना, स्टाइलर। आएगा समझ में? फिर उसके बाद में ये मेरे ऊपर क्या दिख रहा है? शर्ट। और अभी नया नया खरीदा वीडियो बनाने के लिए। ये क्या है? शर्ट। ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। आएगा समझ में? और ये जो चीज आप देख रहे हैं ये क्या है? बोर्ड। तो ये बोर्ड भी क्या है? नाउन है। आएगा समझ में? मेरे ऊपर लाइट्स जल रही है, ये भी क्या है? नाउन। यानी मेरा वीडियो जिससे शूट हो रहा है ये क्या है? कैमरा है। तो ये कैमरा भी क्या है? नाउन। आएगा समझ में? अब देखो, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे, लेकिन यहाँ लिखा है बेंचमार्क। क्या? बेंचमार्क। इस बोर्ड का नाम, बोर्ड की कंपनी का नाम है बेंचमार्क।
तो ये नाउन क्या है, दुनिया भर में जितनी भी चीजें हैं सबका कोई ना कोई अपना नाम होता है। आप अपने बगल बैठे हैं, है ना, रूम में बैठे हैं तो जरा देखिएगा ऊपर पंखा लगा होगा या सामने पंखा रखा हुआ होगा, है ना, तो ये भी क्या है, कोई चीज है। आपके बगल में दरवाजे होंगे, दीवार होंगे, है ना, फर्श होगा नीचे, और फिर उसके बाद में आप जिस पे बैठे होंगे बिस्तर होगा, बेड होगा, ये सारी की सारी चीजें हैं और चीजों का ये नाम है, तो नाम को ये क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब ये तो पूरा डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन किया, लेकिन नाउन क्या है, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सबका कोई ना कोई अपना नाम है, और उस नाम को क्या कहते हैं मेरे भाई, नाउन कहते हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, कोई आपसे कहे, कुछ भी कहे, घर से बाहर निकलो, रूम से बाहर निकलोगे तो कोई कहे आसमान नाउन है, आपको हाँ ये किसी चीज का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद आसपास पेड़ दिख रहे हैं, वो भी किसी चीज का नाम है, उसका नाम ही तो रखा गया है पेड़, उसकी पहचान के लिए रखा गया है पेड़, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। आई बात समझ में? देखो मैंने शॉर्टकट में ही पूरा इसका मतलब समझा दिया। इसके अलावा भी नाउन में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तो ये इतना ज्यादा बकवास ना करते हुए सिंपल सी भाषा में समझ लेंगे कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उस सब की सब क्या है, नाउन। तो इसलिए इसको सिंपल सी भाषा में क्या कह देंगे, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या कह देंगे, इसको हम नेमिंग वर्ड। और सिंपल सी भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं तो क्या इसको कह सकते हैं, नेम इज इक्वल टू नाउन। नेम इज इक्वल टू नाउन। लफ्ज अलग है, जज्बात भी है। लफ्ज अलग है, जज्बात वही है। नेम कहो या नाउन, बात वही है। आई बात समझ में? जैसे एक है ना, लफ्ज अलग है, जज्बात वही है। माँ कहो या दुनिया, बात वही है। तो वैसे हमने बना दिया, लफ्ज अलग है, जज्बात वही है। नेम कहो या नाउन, बात वही। उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाए। ध्यान, प्रोनाउन क्या है? अब भाई आप समझ सकते हैं कि ये प्रोनाउन, प्रोनाउन में दो वर्ड छिपा है, प्रो और नाउन। क्या छिपा है? प्रो और नाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर, और नाउन का मतलब होता है नेम या फिर नाउन। तो ऐसा कोई वर्ड जो नाउन के लिए, प्रो मतलब फॉर, नाउन के लिए इस्तेमाल हो, यानी फॉर नाउन इस्तेमाल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा, हमने कहा कि तुम लोग, मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देना। अब भाई इतने सारे लोग जुड़े हो, मुझे सभी का नाम नहीं पता, तो किसी का नाम होगा विवेक, किसी का शुभम, किसी का आदित्य, किसी का विनीता, किसी का नाम कोमल, किसी का नाम काजल, किसी का नाम प्रिया, है ना। तो अब इन सभी का नाम नहीं पता था, तो मैंने इन सभी नामों की जगह पे इस्तेमाल कर दिया कि तुम लोग। तो ये जो तुम लोग यानी तुम, यू, तो यही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। आई बात समझ में? तो नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन, यानी कि यू। क्लियर हो गया? अब कुछ बच्चों का डाउट ये आएगा कि सर ये बता दीजिए, हम इसको पढ़ते क्यों, इसको हम पढ़ते क्यों? अब एक चीज बताना, अगर ये ना होता ना तो तुम्हारा मेरा सबका जीना हराम हो जाता। अगर सर को, टीचर को पनिशमेंट देना होता तो बच्चों को बहुत यूनिक तरीके से देते। कैसे? मान लो अभी है संडे है, और संडे को भी पनिशमेंट दे सकते हैं। घर जाके पूछे कि एक चीज बताना बेटा, आज स्कूल में कौन कौन आया होगा? तो वो बच्चा कह रहा है कि सर आज तो संडे है, आज कोई नहीं आया होगा। अब आप सोचिए, सर इसमें प्रोनाउन था, आप बताना। आप कहेंगे सर कोई नहीं। अब कैसे हो? देखो भाई, अभी हमने बताया किसी का नाम अजय है, किसी का नाम विजय है, किसी का नाम है मालती, शुभम, है ना, रीना, रवीना, ऐसे करके तो 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं स्कूल में। अब सबका नाम गिनाना पड़ता कि इतने लोग ये नहीं आए, शुभम नहीं है, प्रिया नहीं है, कोमल नहीं है, काजल नहीं है। तो ऐसे ना कह के सिंपल सी भाषा में क्या कह दिया गया कि आज कोई नहीं आया होगा, यानी कि नन, कोई नहीं आया होगा। तो अब आप सोचो कि ये 500,000 लोगों का नाम ना गिनाते हुए वो बच्चा स्मार्ट निकला, यानी टीचर के पनिशमेंट से बच गया। उसने कह दिया कि आज कोई नहीं आया होगा। और अगर वो टीचर मतलब बच्चा स्मार्ट ना होता तो वो टीचर बच्चे को पनिशमेंट देता तो वो 1000 लोगों का नाम गिनाता, तो उसका क्या हाल होता? आया समझ में? तो इस वजह से पढ़ा जाता है बच्चे प्रोनाउन, यानी नाउन को, तमाम सारे नाउन को इस्तेमाल ना करके हजारों नाम हैं तो उनके जगह पे या तो इस्तेमाल कर दिया जाता है ऑल, या तो इस्तेमाल कर दिया जाता है नन, है ना, और या तो इस्तेमाल कर दिया जाता है एवरीवन। आया समझ में? तो ये चीजें सारी क्या हो गई? प्रोनाउन, जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बच्चे फॉर नाउन। क्लियर हो? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो, इसको चावल क्यों कहा था? नाउन की वजह से ही किसका वजूद है? प्रोनाउन। नाउन की वजह से किसका वजूद है? प्रोनाउन। ठीक है,
फिर आगे हम पढ़ रहे हैं वर्ब। अब इसका भी वजूद किसकी वजह से होगा? नाउन की वजह से। कैसे? ध्यान देंगे। दुनिया में जितने भी सेंटेंस बोले जाते हैं या दो ही तरह के बोले जाते हैं, या तो ऐसे सेंटेंस बोले जाएंगे कि जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो, यानी जिसमें कोई काम हो रहा हो। हमने जैसे कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं या सुशील सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो अब कौन? सुशील सर कौन सा एक्शन कर रहे हैं? पढ़ाने का। तो ये जो पढ़ाने का एक्शन है यही क्या है? वर्ब है। अब ये वर्ब यानी एक्शन किसको बता रहा है? नाउन के एक्शन को बता रहा है। आएगा समझ में? तो वर्ब क्या काम करता है? किसी नाउन के एक्शन को बता रहा होता है। जैसे किसी लड़के का नाम मान लो है विवेक, मैंने कहा विवेक मुझसे पढ़ रहा है, तो विवेक कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का। तो कोई सा भी चीज है, मेरी माँ मुझे डांटती है, मेरी माँ खाना बनाती है, मतलब दुनिया भर में चाहे घूम ले और उसके बाद दिन भर चाहे घूम ले, तो हम बार बार यही सारी चीजें बोलते हैं। या तो कोई एक्शन वाला चुगली करते हैं कि मम्मी भैया खेल रहा है, तो देखो यहाँ पे भी हमने जो इस्तेमाल किया, कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? या खेलने का इस्तेमाल किया, और भैया खेल रहा है, मतलब नाउन के बारे में, नाउन के एक्शन के बारे में जो वर्ड होता है, यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ब आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या काम करता है? तो वर्ब क्या काम करता है? हमने बताया ये एक्शन को बताता है। किसको बताता है? एक्शन को। या फिर एक चीज ये और बताता है, किसी चीज के होने को। क्या बताता है? किसी चीज के होने को, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, बी स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा ये एक स्टाइलर है, तो क्या सेंटेंस में कोई काम है? नहीं, यहाँ पे केवल केवल होने को बताया गया कि स्टाइलर है। लेकिन मैंने कहा कि ये स्टाइलर लिखता है, ये स्टाइलर लिखता है, तो यहाँ पे लिखने का काम बताया गया। आएगा समझ में? मैंने कहा आप सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो क्या यहाँ पे कोई काम है? नहीं, केवल होने को बताया गया। आएगा समझ में? और फिर मैंने कहा मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, तो देखो सभी में होने को बताया जा रहा है, किसी काम को नहीं बताया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा कि बाहर बारिश हो रही है, तो अब यहाँ पे बारिश होने के काम को बताया गया। आएगा समझ में? तो ये कैसे वर्ड्स को बताता है? नाउन की एक्शन को बताएगा या फिर नाउन के स्टेट को बताएगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं, ये एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव काम करता है तड़ी में मसाले का काम करता है ना? जैसे मैं कह दूं कि आप तो तारीफ करोगे नहीं, इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं, मैं खुद कर लेता हूँ कि सुशील यादव अच्छे टीचर है। सुशील यादव या सुशील सर अच्छे टीचर हैं। तो देखो अभी कोई ये कहते हैं कि सुशील सर एक टीचर है, तो मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई सभी को पता है तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर ही। लेकिन अगर उसने कह दिया कि सुशील सर मेरे अच्छे टीचर है, मेरे सबसे अच्छे टीचर है ना, मेरे फेवरेट टीचर है, तो देखो नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, ऐसा कोई वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई कर दे, है ना। जैसे मैंने कह दिया ये बोर्ड नया, ये बोर्ड नया है, केवल मैं इतना कह देता यहाँ एक बोर्ड है, तो क्या इसमें कोई भी क्वालिटी बताई जा रही थी? नहीं, लेकिन मैंने कह दिया यह एक नया बोर्ड है, तो जो नया वर्ड है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैंने कहा ये एक ब्लैक स्टाइलर है, कैसे स्टाइलर है? ब्लैक स्टाइलर है, तो ब्लैक इसकी क्वालिटी को बता रहा है, यानी कि इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो किसी भी तरह से अगर नाउन की क्वालिटी को बता दिया जाए, नाउन के बारे में कुछ भी बता दिया जाए, जैसे बता दिया जाए कि यह एक स्टाइलर है, तो यानी अब नाउन की गिनती बताई गई है एक, तो आर्टिकल भी कहीं ना कहीं एडजेक्टिव्स में ही यूज हो जाते हैं। आएगा समझ में? तो नाउन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब ये क्या काम करता है? क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या काम करता है कि ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी को ना बता के, इसमें नाम छिपा है एडवर्ब, यानी वर्ब में कुछ ऐड करना। ऐड मतलब जोड़ना, ऐड मतलब जोड़ना, तो वर्ब में कुछ ऐड करके, जैसे हमने कहा कि सुशील सर अच्छे टीचर है, तो आप बताओ यहाँ पे अच्छा किसकी क्वालिटी को बता रहा है? टीचर की क्वालिटी को या सुशील सर की क्वालिटी को बता रहा है। लेकिन अभी हमने कहा सुशील सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो सुशील सर की क्वालिटी को यहाँ पे नहीं बताया गया, सुशील सर के पढ़ाने की क्वालिटी बताया गया कि सुशील सर अच्छा पढ़ाते हैं। और फिर हमने कहा सुशील सर धीरे धीरे पढ़ाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? धीरे धीरे पढ़ाते हैं। तो जो क्या काम करे कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के काम की क्वालिटी को बताए, वो होता है एडवर्ब। ठीक है, तो ये किसको क्वालिफाई करता है? क्वालिफाइज
क्वालिफाइज ए वर्ब, ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। इसके अलावा किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है। ठीक है, अब एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है? जैसे कि हमने कहा कि वह बहुत खूबसूरत है, तो वो खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है? बहुत। अब देखो, खूबसूरत एडजेक्टिव हुआ, अब खूबसूरत कितनी खूबसूरत? बहुत खूबसूरत। तो ये जो वेरी वर्ड है यानी बहुत वर्ड है, इसने एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, और कभी कभार ये अनदर एडवर्ब को भी यानी खुद को भी क्वालिफाई कर लेता है। जैसे हमने कहा शी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है। ये जो फास्ट वर्ड है ये क्या हुआ? एडवर्ब, क्योंकि बताया गया कि वो दौड़ती है, तेज दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? उसके दौड़ने की क्वालिटी को बताया गया, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब इसी में मैं कह दूं शी रन्स वेरी फास्ट, तो वेरी देखो फास्ट ऑलरेडी एक एडवर्ब है, अब वेरी आके फास्ट को भी क्वालिफाई कर दे रहा है, तो यानी ये कभी कभार खुद को भी क्वालिफाई कर लेता है। आएगा समझ में? तो ये था एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन को समझते हैं कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि प्रीपोजिशन, प्री मतलब बिफोर और पोजीशन मतलब होता है प्लेसमेंट। मतलब ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के पहले आ जाएगा, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के पहले आ जाएगा और उसको क्या कर देगा? किसी दूसरे या नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन उसका बना देगा। जैसे हमने कहा ये मार्कर है, ये स्टाइलर है, द स्टाइलर इज, ये स्टाइलर है, और ये मैंने कहा माई हैंड, तो द स्टाइलर इज माई हैंड। क्या दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? इस वाले स्टाइलर का इस वाले हाथ का क्या कोई रिलेशन है? तो द स्टाइलर इज माई हैंड, कोई रिलेशन नहीं। अब हमने कहा द स्टाइलर इज, जैसे ही ये मेरे हाथ पे आया तो क्या होगा? द स्टाइलर इज ऑन माई हैंड। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, फिर हमने कहा द स्टाइलर इज इन माई हैंड, द स्टाइलर, द स्टाइलर इज इन माई हैंड, द स्टाइलर इज ऑन माई हैंड। तो देखो हैंड का स्टाइलर का रिलेशन कौन बता रहा है? ऑन और इन। तो ये ऑन और इन क्या करते हैं? मतलब और बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन का काम बस यही है कि किसी एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बता देना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? रिलेट्स ये नाउन, देखो सारे बसट की जड़ यही है ना, नाउन। रिलेट्स ए नाउन और ए प्रोनाउन विथ another noun और प्रोनाउन, या मैंने नाउन और प्रोनाउन लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम क्या है कि ये किसी दो नाउन को, किसी दो वर्ड को, किसी दो फ्रेज को या किसी दो क्लॉज को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे हमने कहा अजय विजय मेरे दोस्त हैं, तो ऐसे तो कहेंगे नहीं कि अजय विजय मेरे दोस्त हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि अजय और विजय मेरे अच्छे दोस्त हैं, यानी अजय एंड विजय। तो एंड क्या काम किया? अजय को और विजय को आपस में आके जोड़ दिया। तो ये जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को या दो क्लॉज को आपस में जोड़ दे, इसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। बाकी आप ये मत सोचिएगा कि सर तो आके हमको टाइप डी पे पढ़ाने के लिए उड़ा उड़ा के पढ़ा के चले गए। नहीं, इसका मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, जो अभी तक आपने नहीं सीखा था। इसके बाद मैं एक एक वर्ड की, एक एक चीज का, एक एक टॉपिक का 10-10 क्लास में दूंगा कम से कम। ठीक है, किसी टॉपिक का तो 10 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो कंजंक्शन क्या करता है? कनेक्ट्स। क्या करता है? कनेक्ट्स वर्ड्स, वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, या फिर किसको कनेक्ट करता है? क्लॉज को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज 7 हमने पढ़ा। अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंग्लिश में यही 7 चीज इस्तेमाल होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। अब सवाल ये है कि इंटरजेक्शन क्या होता है? सवाल ये है कि इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन क्या होता है? देखिए ये बहुत कोई टफ चीज नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है शॉर्ट इमोशन और एक्सप्रेशन। क्या मैंने बताया? शॉर्ट इमोशंस और एक्सप्रेशंस, जिसकी वजह से हम कोई चीज समझ पाते हैं, है ना। जैसे किसी ने कहा वाव, तो मुझे लगा कि तो किसी चीज को देख के हैरान हो फिर खुश हो गया, तो वो कहेगा वाव। अभी उसके बाद में कोई बोला
तो इसका मतलब उसे ठंडी लगी है। कोई खाना खाया और ऐसे बोला, तो हमें उसके एक्सप्रेशन से क्या पता लगता है कि उसने कुछ खाया और तीखा लग रहा है ना। फिर उसके बाद में कोई बोला अरे, देखो इसको क्या कोई मतलब हुआ, अरे का मतलब नहीं, बस हमें ये चीज समझ में आया कि वो किसी चीज को देख के चौंक गया है, सरप्राइज हो गया है। आएगा समझ में? तो ऐसे कोई वर्ड जिनका कोई मीनिंग नहीं निकले, बस वो आके उसके एक्सप्रेशन को बता दे, उसके फेस एक्सप्रेशन को बता दे, उसके दिल के इमोशंस को बता दे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो भाई ये था आज का पार्ट ऑफ स्पीच का छोटा सा डेमो, जो मैंने आपको अभी इसके बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस केवल थोड़ा सा इंट्रो दिया है इंग्लिश के बारे में कि ये चीज क्या होता है। इसके बाद में आपको एक एक टॉपिक बहुत आराम से पूरे साल पढ़ाऊंगा। तो ये सारी बातें हो गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस बात पे कि इसके अलावा मैं आपको क्या कंटेंट दूंगा। देखिए जैसे बच्चे आपका डिमांड ये होता है कि सर ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके अलावा एक चीज मैंने छोड़ा था बाद में लिटरेचर बताने के लिए कि लिटरेचर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मेरा जो फोकस होगा वो 10th और 12th पे होगा। 10th और 12th में जो भी लिटरेचर में, चाहे वो प्रोज है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो सप्लीमेंट्री है, लेकिन लिटरेचर में बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ाने वाला। लिटरेचर में केवल आपको उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ग्रामर हमारे लाइफ टाइम हमारे काम आएगा, बट लिटरेचर जिस साल एग्जाम देना है उसी साल को छोड़ के लाइफ में फिर दोबारा काम नहीं आता। तो लिटरेचर बस केवल ये होता है कि हमारी स्पीकिंग स्किल को, हमारे रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है। बट क्वेश्चन में, बोर्ड पेपर में सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला सेक्शन है वो लिटरेचर ही है, ठीक है। तो इसलिए लिटरेचर को मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, चाहे स्टोरी बता दूंगा और उसके बाद में आपको पूरा उसका क्वेश्चन आंसर जितना भी एनसीईआरटी का है मैं आपको शीट के जरिए प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बाद में ये मत सोचना 9th 11th वाले बच्चे कि आपके लिए ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। आपको भी लिटरेचर, अगर आपने कहा कि सर हमको पढ़ना है, तो आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा, बट उतना जरूरी नहीं है लिटरेचर जितना कि ग्रामर और बाकी सारी चीजें जरूरी होती है। 9th और 11th के बच्चों को मेरा यही सजेशन है कि ये वोकैब पे ध्यान दें, ग्रामर पे ध्यान दें। वोकैब भाई जम के पढ़ो, इंग्लिश की पूरी जो बेस है वो वोकैब है, ग्रामर तो भाई है, इसके साथ में वोकैब पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए होता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है सुशील सर यूपी बोर्ड, सर्च कर लीजिएगा, आपको ब्लूटिक यानी वेरीफाइड अकाउंट वहां पे मिल जाएगा। आप जाके कोई भी चीज होता है आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज करेंगे, आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिलेगा, ठीक है।